कैश फ्लो स्टेटमेंट में अभी तक हमने क्या कर लिया, जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हैं ना तो हमें चाहिए होता है बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, इसके लिए हमने क्या बनाया था, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, जिसके अंदर हम टोटल मैक्सिमम 8 से 9 आइटम्स प्लस माइनस करते हैं, जिसमें से मेन 5 आइटम्स थी। क्या क्या करते थे हम वर्किंग नोट में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकालने के लिए, क्लोजिंग सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में से माइनस करते थे ओपनिंग सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। यानी इस साल जितना भी प्रॉफिट हमारी कंपनी ने कमाया होगा उस प्रॉफिट में से हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है, सरप्लस बैलेंस मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, उसके अंदर हम ऐड कर देते थे ट्रांसफर टू रिजर्व्स। जो प्रॉफिट कमाया और रिजर्व्स में डाल दिया वो भी तो इसी साल का प्रॉफिट है, उसमें प्लस करते थे प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर और इंटरिम डिविडेंड। ये 5 आइटम थी, 2 डिविडेंड थे, इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज्ड डिविडेंड, और तीसरा क्या था, प्रोविजन फॉर टैक्स, चौथा क्या था, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, और 5वां लास्ट सरप्लस। कर लोगे वो 5 आइटम को प्लस करके मेन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब है बेटे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमें ना नेट कैश फ्लो चाहिए होता है। नेट कैश फ्लो का मतलब होता है कि मेन एक्टिविटी के कारण कितना पैसा हमारा गया और कितना पैसा हमारा आया। अगर मैं कोचिंग सेंटर की बात करूं तो मेन एक्टिविटी के कारण मेरे पास पैसा फीस आएगी, और मेन एक्टिविटी के कारण पैसे क्या जाएंगे, ऑफिस का रेंट जाएगा, नोट्स जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, सैलरी जाएगी, ये सारे खर्चों की पेमेंट जाएंगी। तो ये 11th क्लास के बच्चे करते ही थे, एक साइड में इनकम एक साइड में एक्सपेंसेस, इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करके नेट प्रॉफिट निकालते थे। अगर हम उस नेट प्रॉफिट को अपना नेट फ्लो मान लें ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, इसलिए हम उसको बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को बेस ले रहे हैं। लेकिन ये बेस लेने से कुछ कमियां हैं इसके अंदर। नेट प्रॉफिट के अंदर डेप्रीसिएशन माइनस हो रखा होता है, लेकिन डेप्रीसिएशन के कारण कभी भी कैश आउटफ्लो। नेट प्रॉफिट के अंदर बेटा गुडविल अमोर्टाइज यानी गुडविल की वैल्यू कम होना, इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होना, वो भी खर्चा माइनस हो रखा होता है, लेकिन उसके कारण भी कैश आउटफ्लो नहीं होता। यानी नेट प्रॉफिट के अंदर कुछ खर्चे ऐसे हैं, बेसिकली मेन तो 2 ही खर्चे हैं जो प्रॉफिट से माइनस हो रखे होते हैं, बट उसके कारण कोई आउटफ्लो नहीं होता, तो उसको नलिफाई करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट में से अगर वो दोनों चीजें माइनस हो रखे तो आप क्या कर लोगे, प्लस। एक कमी तो ये है। दूसरी कमी, नेट प्रॉफिट के अंदर कुछ खर्चे और कुछ इनकम ऐसी हैं जो ऑपरेटिंग की नहीं है, मतलब पैसा तो गया खर्चों के कारण, इनकम के कारण पैसा तो आया है, लेकिन वो ऑपरेटिंग की नहीं है। वो इनकम इन्वेस्टिंग की होंगी और खर्चे फाइनेंसिंग के होंगे, तो उनको भी नलिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट पेड फाइनेंस कॉस्ट है। इंटरेस्ट क्यों पे किया जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कारण या फाइनेंसिंग के कारण? तो इंटरेस्ट पे करना कहां से माइनस होना चाहिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होना चाहिए। लेकिन 11th क्लास के बच्चों ने तो पीएनएल से माइनस कर रखा होगा, तो उस इंटरेस्ट को वापस हम क्या कर देंगे, प्लस, क्योंकि वो फाइनेंसिंग का है। 11th क्लास के बच्चों ने तो डिविडेंड रिसीव्ड प्रॉफिट में प्लस कर रखा होगा, वो बच्चे समझ के चले होंगे सर डिविडेंड मिला है सर, ठीक है पीएनएल के क्रेडिट में डाल देते हैं, यानी उन्होंने डिविडेंड रिसीव्ड को प्रॉफिट में प्लस कर रखा होगा। बट हम जानते हैं डिविडेंड क्यों मिलता है, क्योंकि हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी। तो डिविडेंड का मिलना कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके प्लस होना चाहिए, यहां प्लस नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको नेट प्रॉफिट से क्या करेंगे, माइनस। तो इसलिए इस वर्किंग नोट के बाद सेकंड हिस्सा हमने पढ़ा था बेटा, इसके अंदर एडजस्टमेंट्स करनी है। किस चीज की एडजस्टमेंट्स करनी है, एडजस्टमेंट्स ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। हमने नेट प्रॉफिट के अंदर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की एडजस्टमेंट्स करी, ठीक है। तो एक लेवल पे हम पहुंच गए कि हमारा नेट इनफ्लो कितना हुआ,
पहले हमने नेट प्रॉफिट निकाला, जो 11th क्लास के बच्चों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के नेट प्रॉफिट निकाला होगा, हमने वो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया उन 5 आइटम्स या एक्स्ट्रा 4 आइटम को प्लस माइनस करके वर्किंग नोट के अंदर, जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था बेटा। उस नेट प्रॉफिट के अंदर कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी, उन खामियों को पूरा करने के लिए हमने कुछ एडजस्टमेंट्स करी। एडजस्टमेंट मतलब जो नॉन कैश एक्सपेंडिचर माइनस थे उनको वापस प्लस कर लिया, जो नॉन ऑपरेटिंग खर्चे माइनस थे उनको भी वापस प्लस कर लिया, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस थी उनको माइनस कर दिया। ये कुछ एडजस्टमेंट्स करी थी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग की, ये पिछली क्लास में हमने किया था, ठीक है। इसके करने के बाद अब हमें करना है बेटा, ये प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट क्या आ गया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ये दोनों काम करने के कारण और लास्ट क्लास तक का आउटपुट अगर मैं देखूं तो हमारा आंसर आ गया था बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ये आंसर आपका आ गया था। अब इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, ये है क्या। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब मेन एक्टिविटी का प्रॉफिट बेटा, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का प्रॉफिट। इसके अंदर सिंपल सी चीज है, जितनी एडजस्टमेंट होनी थी वो सारी प्लस माइनस हो चुकी है। इसमें से अगर कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी का खर्चा माइनस हो रखा था हमने प्लस कर लिया होगा, कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की इनकम प्लस हो रखी थी हमने माइनस कर ली होगी। अब जो प्रॉफिट रह गया कौन सा रह गया, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का प्रॉफिट, ठीक है। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल को हम अलग से पढ़ लेते हैं एक बार। वर्किंग कैपिटल होता है बेटा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये रेशियो में भी आएगा, जब इससे पहले वाला चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 4 एनालिसिस ऑफ रेशियो, उसमें भी आएगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स कौन सी होती हैं, जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं। करंट लायबिलिटी कौन सी होती हैं, जो 1 साल के अंदर अंदर हमें पे करनी होती है। तो करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करोगे तो वर्किंग कैपिटल होता है। तो इन दोनों आइटम के चेंजेस भी हमें इसके अंदर एडजस्ट करने होंगे। करंट एसेट्स के चेंजेस और करंट लायबिलिटी के चेंजेस, इन दोनों के चेंजेस भी हमें उस प्रॉफिट में बेटा एडजस्ट करने होंगे। आप कहोगे सर क्यों करने होंगे, अब आ तो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, जब हमारा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो हमने प्लस माइनस करना था, एडजस्टमेंट करनी थी, कर चुके हैं। अब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के चेंजेस क्यों आपको एडजस्ट करने होंगे, बड़ा सिंपल है। यहां देखो, आप खुद बताओ बेटा, आपके 2 साल हैं, यहां ध्यान से देखने की कोशिश करो, अपने आप पता लग जाएगा। 2024 चल रहा है करंट ईयर, 2023 पिछला साल था। यहां डेटर्स थे, ध्यान से देखना, 3 लाख 5 लाख। पिछले साल डेटर कितने थे, इस साल डेटर कितने हैं, 3। ये डेटर कम क्यों हो गए बेटा, डेटर कम क्यों होंगे, क्योंकि डेटर ने हमारा पैसा दे दिया होगा। हमारे पास पैसा आया होगा या गया होगा, आया होगा ना। क्रेडिटर्स पहले 3 लाख थे, अब 1 लाख रह गए। ये क्रेडिटर कम क्यों हो गए, क्योंकि पैसा पे कर दिया होगा। स्टॉक 1 लाख 2 लाख, ये स्टॉक क्यों बढ़ गया, क्योंकि स्टॉक खरीदा हुआ बड़ा हुआ, तो स्टॉक के कारण पैसा गया। तो करंट एसेट इन करंट लायबिलिटी के कारण भी तो पैसा आता जाता है। डेटर का पैसा कम, डेटर का अमाउंट कम होने का मतलब डेटर से पैसा आया हुआ, सेल हुई है नहीं हुई है वो अलग बात है, बट डेटर कम हुए हैं तो पैसा डेफिनेटली आपका आया होगा, और क्रेडिटर कम हुए हैं तो डेफिनेटली पैसा गया होगा। इसलिए करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी के चेंजेस भी आपको लेने कंपलसरी हैं। करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी के चेंजेस अगर आप उसमें एडजस्ट नहीं करोगे तो आपका नेट इनफ्लो मैच कभी नहीं होगा, क्योंकि डेटर कम होना पैसा आना होता है, क्रेडिटर की वैल्यू कम होना पैसा जाना होता है। बड़ा सिंपल है ना। इसलिए बनाया गया
कि भाई इनफ्लो किसके कारण होगा, आउटफ्लो किसके कारण होगा कैश का। इनफ्लो कब होगा, आउटफ्लो कब होगा, और किसके कारण, वर्किंग कैपिटल के कारण। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के कारण इनफ्लो कब होगा, आउटफ्लो कब होगा, पढ़ लेते हैं। बताओ, डेटर की वैल्यू कम होगी, डेटर आपकी करंट एसेट है करंट लायबिलिटी है, करंट एसेट्स है। डेटर्स की वैल्यू कम होगी तो पैसा आएगा या जाएगा, हाँ जी आएगा ना। इट मींस डिक्रीज इन करंट एसेट्स, पैसा आएगा, इनफ्लो में आएगा। कोई भी करंट एसेट डिक्रीज हो रही हो इसका मतलब पैसा आएगा, ठीक है। अब अगर करंट एसेट कम होने के कारण पैसा आएगा तो इसका मतलब फिर करंट एसेट बढ़ेंगे तो पैसा जाएगा। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, एक पॉइंट हो गया। कोई भी करंट एसेट अगर आपकी कम हो रही है आप समझ लेना कैश इनफ्लो होगा, पैसा आया होगा प्लस कर लेना। अगर कोई भी करंट एसेट बढ़ रही है तो आप समझ लेना पैसा गया होगा, माइनस कर लेना, ठीक है। अब मैं लायबिलिटी के केस में पूछता हूं, क्रेडिटर्स की वैल्यू कम होना। आपके पास क्रेडिटर्स हैं और आपकी बुक्स में क्रेडिटर की वैल्यू कम हो गई इस साल, तो बताओ पैसे आए होंगे या गए होंगे, गए होंगे ना। तो क्रेडिटर्स की वैल्यू कम होना मतलब पैसा जाएगा, उधर लिखेंगे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर करंट लायबिलिटी होते हैं, करंट लायबिलिटी की वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब पैसा जाएगा, तो बढ़ेगी तो क्या होगा, इसका मतलब फिर आएगा। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये वर्किंग कैपिटल चेंज है बेटा। यानी दो चीजों के कारण पैसा आता है, करंट एसेट की वैल्यू अगर कम हो रही हो और करंट लायबिलिटी की वैल्यू अगर बढ़ रही हो तो पैसा आएगा, यानी प्लस करना है। करंट लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और करंट एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब पैसा जाएगा, आउटफ्लो। तो ये दो पॉइंट है जो माइनस होंगे बेटा क्योंकि आउटफ्लो है, ये दो पॉइंट है जिसके कारण प्लस होगा पैसा, ठीक है। और ये एडजस्टमेंट करनी है उस नेट प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। तो आपके पास बैलेंस शीट आएगी, बैलेंस शीट में करंट एसेट करंट लायबिलिटी दे रखी होंगी, दोनों साल को कंपेयर करके देखना स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है इसका मतलब पैसा आएगा, अगर स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब पैसा जाएगा। अगर डेटर्स की वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब पैसा जाएगा, और डेटर की वैल्यू कम हो रही है तो पैसा आएगा, ठीक है। अगर रट्टा ना मारना पड़े, दो चीजों को एग्जांपल मान लो, डेटर को करंट एसेट लेके चल लो, क्रेडिटर को करंट लायबिलिटी लेके चल लो। डेटर के बारे में सोच लो, डेटर की वैल्यू कम होना मतलब पैसा आएगा। डेटर की वैल्यू कम इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने पैसा दे दिया हुआ, इट मींस करंट एसेट की वैल्यू कम होगी तो पैसा आएगा। उल्टा कर दो, करंट एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो पैसा बन गया रूल, रट्टा क्यों मारना है। ऐसी लायबिलिटी क्रेडिटर के बारे में सोचो, क्रेडिटर्स की वैल्यू कम होगी, लायबिलिटी कम क्यों हुई, क्योंकि उन्होंने पेमेंट की होगी, तो क्रेडिटर की वैल्यू कम होना मतलब पैसा जाएगा। तो उल्टा कर दो, क्रेडिटर की वैल्यू बढ़ेगी तो फिर इसका मतलब पैसा आएगा। तो रूल बन गया, उस रूल के अकॉर्डिंगली सारी लायबिलिटी पे, जो रूल क्रेडिटर पे लगेगा वही रूल बाकी सारी लायबिलिटी पे लगेगा, करंट लायबिलिटी पे। जो रूल डेटर पे लगेगा वही रूल बाकी सारी करंट एसेट पे लगेगा। तो एक आइटम को पकड़ के देख लो रट्टा मारने की बजाय, ठीक है। कर लोगे आराम से, पक्का। और अगर वैसे रट्टा लगाना है तो एक चीज याद रखो, करंट एसेट कम होंगी तो पैसा, करंट एसेट कम होंगी तो पैसा आएगा। अगर करंट एसेट वैल्यू कम होने के कारण पैसा आएगा तो लायबिलिटी फिर बढ़ने के कारण पैसा आएगा। दो ये बन गए, इनका उल्टा वहां लिख दो, पैसा जाएगा। हो गया काम, किया जा सकता है आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जितना काम आपने बेटा लास्ट क्लास तक कर लिया था उसके आगे अब क्या होगा, यहां देखो, आपने आंसर निकाल लिया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट
बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ये आपने निकाल लिया था आंसर, जो भी आंसर था आपका, ठीक है, लास्ट क्लास तक कर लिया था हमने इतना। अब इसके अंदर बेटा हमने वर्किंग कैपिटल लिखा है ना, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, और वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का इफेक्ट डालना है, तो कुछ चीजें ऐड होंगी और कुछ चीजें माइनस होंगी। तो ऐड के लिए एक हेडिंग बना देंगे, क्या क्या प्लस होना होता है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ये चीजें तो प्लस होंगी। कोई भी लायबिलिटी बढ़ रही होगी, कोई भी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही होगी तो प्लस होगा, और कोई भी करंट एसेट कम हो रही होगी तो अभी प्लस होगा। इसका उल्टा लेस में लिख देंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। कोई भी करंट लायबिलिटी कम हो रही होगी तो माइनस में लिख देंगे, कोई भी करंट एसेट बढ़ रही होगी तब भी माइनस में लिख देंगे, ठीक है। अब ये स्पेस क्यों छोड़ा मैंने, जो भी नाम होंगे ना लिखेंगे। मान लो स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है तो यहां लिखेंगे स्टॉक कम हो रही है तो प्लस में। मान लो डेटर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो यहां माइनस में लिख देंगे ब्रैकेट लगा के, ठीक है। तो यहां पे बेटा प्लस होगा इसलिए ब्रैकेट नहीं लगा रहा, यहां माइनस होगा इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। माइनस वाले केस में ब्रैकेट लगाते हैं, प्लस वाले केस में ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, क्लियर। तो ये दो हेडिंग बनाने हैं आपने, कौन सी एसेट और लायबिलिटी के कारण पैसा आएगा, कौन सी एसेट और लायबिलिटी के कारण पैसा जाएगा। जिसके कारण आएगा प्लस कर दो, जिसके कारण जाएगा माइनस कर दो। आंसर आ जाएगा आपका ये काम करने के बाद, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। OA मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये कैश जनरेट हो जाएगा कौन सी एक्टिविटी से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, ठीक है। इसके बाद 2 या 3 आइटम हो रहेगी, बस प्लस माइनस करनी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म। मैक्सिमम यही था, ठीक है ना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अब कुछ भी नहीं है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही इस चैप्टर का बेस है। उसके अलावा इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग मैंने पहले आपको बताया था, कुछ है नहीं। आप एक बार नोट कर लो बेटा, उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। जैसे ये आएगा बेटा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसमें आपको माइनस करना होगा इनकम टैक्स पेड, नेट ऑफ रिफंड। इनकम टैक्स पेड माइनस करना होगा, जो भी आंसर आएगा। इनकम टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड का मतलब है, मान लो टैक्स पेड आ रहा है 10,000, रिफंड आ रहा है 2,000, तो ये 2,000 का रिफंड आपने वर्किंग नोट में, याद करो, वापस माइनस कर दिया था, किया था ना माइनस। वो माइनस इसलिए किया था ताकि यहां पे एडजस्ट किया जा सके। अब इनकम टैक्स वैसे तो कितना पे किया है, 10 ना, लेकिन माइनस कितना करेंगे, ओनली 8, क्योंकि वहां पे आपने इनकम टैक्स पेड को ऑलरेडी वापस क्या कर दिया था, प्लस, है ना। जबकि पैसा तो आया नहीं, सॉरी, क्या कर दिया था, माइनस, लेकिन पैसा तो आया हुआ था ना, फिर भी आपने इनकम से हटा दिया था, अब खर्चे में से हटा दो। यानी जो पेड है उसमें से इनकम टैक्स रिफंड माइनस कर दो, नेट इनकम टैक्स पेड माइनस करोगे, समझ गए। अब मैं आपको क्रॉस चेक कराता हूं, अगर ना करते और यहां पूरा टैक्स माइनस करते तो क्या फर्क पड़ता। अगर वहां पे माइनस ना करते 2,000 बेटा, ना करते माइनस, वर्किंग नोट में 2,000 पे माइनस ना करते अगर आप, तो नहीं होता माइनस, है ना। तो यहां पे टैक्स कितना माइनस करते हैं फिर लास्ट में, पूरा 10,000। फिर रिफंड एडजस्ट नहीं करते ना, क्योंकि वहां रिफंड ऑलरेडी माइनस नहीं किया। अब क्या करते हैं रूल के हिसाब से, वहां आपने रिफंड को क्या किया, वर्किंग नोट में माइनस किया नहीं किया, 2,000 रिफंड वर्किंग नोट में माइनस करके आए थे आप। मैंने बोला था कि आगे एडजस्ट कर लेंगे,
तो माइनस किया था ना वहां रिफंड इनकम में से, अब टैक्स पेड कितना माइनस करेंगे फिर हम, वहां अगर माइनस किया तो यहां एडजस्ट करना पड़ेगा। 10 में से 2 हटाओ, कितना माइनस करेंगे 8, तो 2 पहले माइनस कर दिया और 8 अब माइनस करेंगे, नेट कितना माइनस हुआ 10, और इस केस में भी कितना माइनस हुआ 10, अल्टीमेटली तो 10 ही माइनस होना है। ठीक है, अगर आप पहले वर्किंग नोट में रिफंड को माइनस करके आए हो तो यहां माइनस कम भी तो हो रहा है फिर, अब तो दोनों माइनस करोगे तो किसके बराबर आ रहा है, इनकम टैक्स पेड के बराबर आ रहा है। समझ गए आप? तो इसलिए वर्किंग नोट में इनकम टैक्स रिफंड को नलीफाई कर देते हैं, मतलब माइनस कर देते हैं, और यहां आके जब इनकम टैक्स पेड माइनस करेंगे तो कम माइनस करेंगे, क्योंकि जितना पहले माइनस करके आए वो हटा के अब माइनस कर दो, दोनों का टोटल इनकम टैक्स पेड के बराबर होना चाहिए। क्लियर? तो यहां पे कौन सा इनकम टैक्स माइनस करेंगे, नेट ऑफ रिफंड, नेट ऑफ रिफंड मतलब टैक्स पेड माइनस रिफंड। क्लियर? उसके बाद जो आंसर आएगा इसको आप कहोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो आ गया, लेकिन बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब जो आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नलीफाई की थी वर्किंग नोट में, याद करो अब 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपने नलीफाई की थी ना, लॉसेस और इनकम इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, वो करे थे ना, उनको वापस रिवर्स करो। अगर वहां प्लस किया था तो वापस क्या करो माइनस, और वहां माइनस किया था तो वापस क्या करो प्लस। तो वर्किंग कैपिटल चेंज को वापस कर लो, लेस क्या प्लस किया था आपने वहां पे, लॉस, मान लो लॉस बाय फायर आपने प्लस किया था तो माइनस कर दो, और वहां माइनस क्या किया था आपने, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, यानी वर्किंग नोट में जो किया था ना बेटा उसका उल्टा कर दो वापस। मैंने आपको पहले बोला था अभी यहां कर दो, आगे जाके नलीफाई करवा दूंगा, वापस नलीफाई हो रहे हैं, वहां प्लस की थी कोई आइटम तो यहां माइनस कर देंगे, वहां माइनस करी तो यहां पे प्लस कर देंगे, और अल्टीमेटली बेटे तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, जिसका नाम हमें देंगे फाइनली नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये ए है, यानी कैश फ्लो का पहला हिस्सा खत्म। इसके अलावा कैश फ्लो के ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कुछ नहीं होगा। क्लियर है? तो ये और नोट डाउन कर लो आप, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद लेस करो इनकम टैक्स और ब्रैकेट में नेट ऑफ रिफंड। जो आपने कैश जनरेटेड लिखा था ना फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसमें माइनस करो आप इनकम टैक्स माइनस में नेट ऑफ रिफंड। नेट ऑफ रिफंड मतलब इनकम टैक्स पेड माइनस रिफंड। इनकम टैक्स माइनस करो, इनकम टैक्स माइनस करने के बाद आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ओए, ओए मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बाद आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को वापस प्लस माइनस कर लो, लेस लॉस बाय फायर एड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, यानी जो वर्किंग नोट में आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम खरीदी उनको नलीफाई कर दो वापस यहां पे आके, मतलब जो नलीफाई खरीदी उनको वापस कंसीडर कर लो, और नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका आंसर आ जाएगा। आप टीएस केवल के पेज नंबर 4.108 पे आ जाओ। 4.108 क्वेश्चन नंबर 39, पेज नंबर 4.108 क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ यंग इंडिया लिमिटेड। अब ये क्वेश्चन तो बेटा फुल फ्लैश है, इसके अंदर हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है पूरी, ठीक है, बट हम पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट ना बना के हम इस क्वेश्चन में ओनली ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना के दिखाएंगे, क्योंकि अभी तक इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो कर नहीं रखी हमने। ऑपरेटिंग कैसे होगी वो एक्टिविटी कर लेते हैं, ठीक है।
इसी क्वेश्चन में दोबारा आएंगे हम बाद में, जब इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग हम कंप्लीट कर लेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ यंग इंडिया लिमिटेड प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे, हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएंगे। इसके अंदर बेटा देखो, स्टार्टिंग में ऊपर लायबिलिटी साइड में इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखा है। इक्विटी एंड लायबिलिटी का मतलब, इक्विटी है इंटरनल लायबिलिटी के लिए, लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी के लिए, दोनों लायबिलिटी आती है। शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड में पहला ए पॉइंट किसके लिए लिखा है? शेयर कैपिटल। कैपिटल किसका हिस्सा है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? कैपिटल किसका हिस्सा होता है? इन्वेस्टिंग कैसे बेटा? इन्वेस्टिंग होती है तो इन्वेस्टमेंट तो एसेट में आती है, लायबिलिटी में कहां आती है? इन्वेस्टमेंट्स एसेट है तुम्हारी या लायबिलिटी है? अगर इन्वेस्टिंग होती तो ये एसेट में होनी चाहिए थी, ये लायबिलिटी है। इसका मतलब हमने पब्लिक को अपनी कंपनी के शेयर इश्यू करके पैसा उधार लिया है, तो ये हमारी क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। उधार लेना क्या होता है? फाइनेंसिंग। तो शेयर कैपिटल तो फाइनेंसिंग में जाएगा, ऑपरेटिंग में कोई लेना देना नहीं है, छोड़ देंगे पहले हिस्से को। उसके बाद है रिजर्व्स एंड सरप्लस, और रिजर्व एंड सरप्लस के ब्रैकेट में लिखा है सरप्लस बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। अब ये सरप्लस बैलेंस कौन सी एक्टिविटी में काम आता है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? ये ऑपरेटिंग के वर्किंग नोट में काम आता है, यानी हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। अब वर्किंग नोट का नाम आते ही या वर्किंग नोट के पांचों पॉइंट आपके याद आ जाने चाहिए। क्या क्या होते हैं? क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस, उसमें चार चीजें और प्लस होती है मेन। कौन कौन से? प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर, इंटरिम डिविडेंड और ट्रांसफर टू, वो चारों चीजें प्लस होती है। होंगी तो लिख लेंगे, नहीं होंगी तो इग्नोर कर देंगे। आगे चलते हैं। आगे है नॉन करंट लायबिलिटी में 15% डिबेंचर्स। 15% डिबेंचर्स में पहले डिबेंचर 50,000 थे, अब डिबेंचर 80,000 हो गए। तो डिबेंचर कौन सी लायबिलिटी, कौन सी एक्टिविटी है बेटा? डिबेंचर फाइनेंसिंग। डिबेंचर का मतलब ही क्या होता है? पब्लिक से पैसा उधार लेना। तो जैसे शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग है, ऐसे डिबेंचर और लोन भी क्या होती है? फाइनेंसिंग होती है। ठीक है, लेकिन 15% का मतलब क्या है? 15% का मतलब क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट कितना पे करना है हमें? 15% पे करना है बेटा, राइट। और जब तक क्वेश्चन कुछ ना बोले तो इंटरेस्ट हमेशा प्रीवियस ईयर की वैल्यू पे लगेगा। ओपनिंग पे, ओपनिंग डिबेंचर कितने थे? 80 या 50? ओपनिंग डिबेंचर बैलेंस शीट में चेक कर लो, 50,000 का 15% 7,500, 7,500 रुपए इंटरेस्ट पे किया होगा या नहीं किया होगा? बताओ, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, आप बताओ इंटरेस्ट पे किया होगा नहीं किया होगा? क्या आपको लगता है इंटरेस्ट पे किए बिना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया होगा? 11th क्लास के बच्चों ने नेट प्रॉफिट निकाल दिया होगा इंटरेस्ट माइनस किए बिना? नहीं, इंटरेस्ट माइनस किए बिना नेट प्रॉफिट नहीं निकल सकता। इंटरेस्ट बिजनेस का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो माइनस कर रखा होगा। तो यानी वर्किंग नोट से जो हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे उसके अंदर ये इंटरेस्ट माइनस हो रखा होगा। और हमने पढ़ा था कि हम नेट प्रॉफिट में वो सारी एडजस्टमेंट करेंगे जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की नहीं है, यानी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। प्लस माइनस करवाई थी नहीं कराई थी? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। तो ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बेटा 11th क्लास के बच्चों ने नेट प्रॉफिट में से माइनस कर रखा होगा, आपको वापस क्या करना पड़ेगा? प्लस। ठीक है, ये देख लेंगे बाद में। उसके बाद करंट लायबिलिटी है बेटा, वर्किंग कैपिटल चेंज में आएगा। नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट मैक्सिमम ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। ऑपरेटिंग में कभी भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट काम नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद करंट एसेट किस में आएंगी? वर्किंग कैपिटल चेंज में। वर्किंग, कोई नोट दे रखा है इसमें? नोट टू अकाउंट, नोट टू अकाउंट तो कुछ दे नहीं रखा है ना। तो हम वर्किंग नोट बनाएंगे सबसे पहले, क्या निकालने के लिए? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। लेकिन उसके अंदर कोई ज्यादा आइटम तो है ही नहीं, क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस ही तो है। ना डिविडेंड है, ना प्रोविजन फॉर टैक्स है, ना ट्रांसफर टू रिजर्व्स, कुछ भी नहीं है। तो वर्किंग नोट ना बना के सीधा उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में ले लेते हैं, मेन पार्ट में। ठीक है, तो कैसे बनाओगे आप? लिखो साथ साथ। वर्किंग नोट इसमें मत बनाओ क्योंकि इसमें वर्किंग नोट की आइटम है ही नहीं, ओनली क्लोजिंग सरप्लस है।
अगर आपने बना दिया तब भी चलेगा, नहीं बनाओगे तब भी चलेगा। इसके अंदर ही लिख लेते हैं सीधा क्वेश्चन के मेन आंसर में ही, क्लोजिंग सरप्लस इसमें बेटा ऐड या लेस होनी है, दोनों इकट्ठी कर रहा हूं, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम नलीफाई होनी है। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग मतलब 11th क्लास के बच्चों ने अगर प्लस कर रखी होगी तो हम माइनस करेंगे, उन्होंने माइनस कर रखी होगी हम प्लस करेंगे। तो इस पूरे क्वेश्चन में अगर सर्च करते हैं, एक तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर था ही जो मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, $50,000 का डिबेंचर, ओपनिंग वैल्यू पे इंटरेस्ट लगाएंगे बेटा जब तक क्वेश्चन कुछ ना बोले। तो 50,000 का 15%, 7,500, ये वापस प्लस होगा क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है। गुडविल वगैरह है इसमें कहीं? गुडविल वगैरह कुछ नहीं है ना, तो इसमें प्लस करने के बाद आंसर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम एक ही थी, ऐड कर ली हमने, तो आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब वर्किंग कैपिटल करना है इसमें चेंज, ऐड होती हैं डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये तो ऐड होती हैं। लेस क्या क्या होती हैं? इंक्रीज इन करंट एसेट्स ये लेस होती है। देख लो करंट एसेट, करंट लायबिलिटी देख लो पहले। करंट लायबिलिटी दो हैं, ट्रेड पेबल्स कम हो रहे हैं ज्यादा हो रहे हैं? 40,000 बढ़ रहे हैं ना, तो बढ़ना कहां आता है? प्लस में। तो यहां लिखोगे ट्रेड पेबल्स 40,000 प्लस में। अदर करंट लायबिलिटी कम हो रही है, नीचे आएंगी। $8,000 माइनस में। करंट एसेट में इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, इन्वेंट्री स्टॉक है, नीचे आएगी। इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज से पैसा जाएगा 56,000 माइनस में।
ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो रहे हैं, कम होना ऊपर आएगा। थर्टी एट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कुछ नहीं होगा बेटा, कैश तो कैश ही है, ठीक है। कैश का कुछ नहीं होता, कैश कोई भी एक्टिविटी नहीं है, ना ऑपरेटिंग ना इन्वेस्टिंग ना फाइनेंसिंग, बस। इतना करने के बाद आंसर निकाल दो। इनकम टैक्स पेड वगैरह तो कुछ है ही नहीं इसमें, जो आंसर होगा वही होगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। निकाल दो नेट कैश फ्लो। 1,08,500 में ऊपर वाली प्लस कर दो, नीचे वाली दोनों आइटम माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 1,22,500 आएगा। एक बार करके देखना आ रहा है क्या आंसर। 1,22,500 आ रहा है, ये है बेटा ऑपरेटिंग। ठीक है, अगर मोटा मोटी आप देखोगे ना बेटे, कैश फ्लो स्टेटमेंट को ना 3 हिस्सों में बांटा जाता है। यहां देखो, पहला हिस्सा तो हो गया ये वाला, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकालना। ये तो वर्किंग नोट से निकल जाएगा, वही 5 + 4 9 आइटम प्लस माइनस करने से। दूसरा हिस्सा होता है नॉन ऑपरेटिंग आइटम को नलीफाई करना, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम को। यानी 11th क्लास के बच्चों ने कोई चीज नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश प्लस कर रखी है तो आप माइनस कर देना, उन्होंने माइनस कर रखी है तो ये दूसरा हिस्सा। और तीसरा हिस्सा होता है कैपिटल चेंजेस का, वर्किंग कैपिटल चेंजेस का, ये तीसरा हिस्सा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेन 3 हिस्से हैं, पहला वर्किंग नोट, दूसरा नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम को नलीफाई करना, और तीसरा वर्किंग कैपिटल चेंज का इफेक्ट डालना। ये 3 हिस्से निकालने से आपका आंसर आ जाता है बेटा लास्ट, ठीक है। मैक्सिमम इसमें क्या होगा, इसके बाद जो मैंने फॉर्मेट में भी कराया था आपको, इनकम टैक्स पेड माइनस होगा अगर है तो क्वेश्चन में, और उसके बाद अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो उसका इफेक्ट डाला जाएगा, बस। इसके अलावा ऑपरेटिंग में कभी कुछ नहीं आ सकता, इसके अलावा कुछ नहीं है, बस यही है। कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 40, पेज नंबर 4.109। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द बैलेंस ऑफ निधि। तो निधि की बैलेंस शीट है, उसके बेस पे आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालनी है बेटा। हमें पूरा सीएफएस नहीं बनाना, हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालनी है। एक बार देखना बेटे, इसमें वर्किंग नोट रिक्वायर्ड है क्या। सबसे नीचे नोट्स टू अकाउंट में सरप्लस बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दे रखा है, तो क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस कर लेंगे। लेकिन क्या इसमें प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सब है? ये सब कुछ भी नहीं है। तो आप सीधा जैसे अभी करा था हमने वैसे कर दो, करो शाबाश, बनाओ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट। सेम बनेगा जो अभी बनाया था। नॉन कैश ऑपरेटिंग आइटम वगैरह कुछ है ही नहीं बेटा इसमें, तो उनको छोड़ दो, आप सीधा करंट एसेट करंट लायबिलिटी का इफेक्ट डाल दो। करंट लायबिलिटी में बेटा अगर कोई आइटम
एक इस चीज को ध्यान देना, करंट लायबिलिटी में अगर कोई आइटम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की है जिसमें दो मेन होती है, एक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, एक शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अगर ये दोनों चीजों में से कोई भी करंट लायबिलिटी में है तो बेटा वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हो गया, बैंक ने हमें फैसिलिटी दे रखी है कि आप बैंक से ज्यादा पैसे निकाल सकते हो, दिस इज जस्ट लाइक ए लोन, और लोन किसकी एक्टिविटी का पार्ट है, फाइनेंसिंग का, तो यहां करंट लायबिलिटी में वो काउंट नहीं होगा। तो यहां मत डाल देना इफेक्ट करंट लायबिलिटी मान के। इस क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी में देखो शॉर्ट टर्म बोरोइंग दे रखी है, 50,000 की दे रखी थी पहले, ओपनिंग में, क्लोजिंग में 0 हो गई। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बोरोइंग का मतलब ही क्या है, उधार लेना, और उधार लेना क्या ऑपरेटिंग हो सकता है, नहीं हो सकता ना। बेशक से वो करंट लायबिलिटी में दिखा रखा है लेकिन वो ऑपरेटिंग का नहीं हो सकता, इसलिए यहां नहीं आएगा, वो किस में जाएगा, फाइनेंसिंग में। इग्नोर कर दो आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग को। ट्रेड पेबल ले लो आप, ट्रेड पेबल देख लो किस में जाएंगे। ट्रेड पेबल डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, कम होना नीचे आएगा। ₹8,000 के कम हो रहे हैं। और करंट एसेट में बेटा करंट इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज ए पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको पहली क्लास में, करंट इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वो करंट एसेट में नहीं आएगा, छोड़ दो उसको। इसमें करंट एसेट में दो ही चीज है हमारी काम की, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स। देख लो कहां आएंगे इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स। इन्वेंट्री कम हो रही है, ऊपर आएगा, इन्वेंट्री प्लस में जाएगा 6,000। ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो रहे हैं, ये भी ऊपर जाएंगे। कितने कम हो रहे हैं, 42 और 12 54। अब कुछ और तो है नहीं बेटा, इनकम टैक्स पेड वगैरह कुछ नहीं है इसके अंदर, बस यही था। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,6, 1,60, 1,52। ठीक है, इस क्वेश्चन में बेटे करंट एसेट में ना करंट इन्वेस्टमेंट्स थी। करंट इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, इसलिए हमने यहां पे वर्किंग कैपिटल चेंज में करंट इन्वेस्टमेंट्स नहीं लिया। आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे ना, सबसे टॉप पे हिंट में दे भी रखा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकाले है ना, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में देखो करंट इन्वेस्टमेंट को प्लस माइनस कर लिया, प्लस कर लिया मतलब ओपनिंग में भी क्लोजिंग में भी। यानी करंट इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और बोरोइंग किसका पार्ट होता है, फाइनेंसिंग। ठीक है, इसलिए दोनों चीजें यहां पे हमने कंसीडर नहीं की। कर सकते हो, फोर्टी 41 पे आ जाओ। पहले ध्यान से खुद पढ़ो क्वेश्चन को पूरा, देखो कैसे कुछ क्या हो सकता है इसमें जुगाड़बाजी। चेक करो तुम्हें क्या समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 41, बैलेंस शीट ऑफ ब्राइट लिमिटेड।
ये नेट प्रॉफिट आ गया बेटा आपका 54,000। देखो इसमें कोई नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम है क्या? नीचे जब आप ना नोट्स टू अकाउंट्स में जाओगे, पॉइंट नंबर 2 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स मशीनरी के नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा है। पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 54 होता था, इस साल बढ़ के हो गया 72,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है बेटा हर साल जो बढ़ता जाता है, इस साल का डेप्रिसिएशन उसमें प्लस हो जाएगा तो बढ़ जाएगा ना। तो 54 से 72 क्यों हो गया? क्योंकि इस साल का डेप्रिसिएशन होगा। कितने रुपए बढ़ गया? 18। तो 18,000 डेप्रिसिएशन था इसलिए तो बढ़ा है। तो यहां पे डेप्रिसिएशन प्लस करोगे आप। डेप्रिसिएशन कैसे आया? 72,000 में से 54 माइनस कर दो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसलिए बढ़ा है क्योंकि इस साल का 18,000 डेप्रिसिएशन था। और कोई नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इसमें है नहीं। जो आंसर आएगा आप उसको लिख देना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसमें इनकम टैक्स पेड माइनस करना नहीं बेटा, है ही नहीं, और कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी कोई है नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कर सकते हो क्या? आई होप थोड़ा सा आसान है, बेटा प्रैक्टिस करने वालों के लिए तो बहुत आसान है, ठीक है, और जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसके तो तोते उड़ा देगा ये चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाओ आप। फोर्टी टू में बेटा एक टॉपिक है, वो मेरे को करवाना है इन्वेस्टिंग में, अभी टच नहीं कर रहे उसको, इसलिए 43 पे जंप कर लिया सीधा। 43 वो वाले क्वेश्चंस अभी कर रहे हैं हम, जिन क्वेश्चंस में हम इन्वेस्टिंग को टच किए बिना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। जब इन्वेस्टिंग करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 42 अपने आप हो जाएगा तुम्हारा। 43 इसमें बताना बेटे वर्किंग नोट रिक्वायर्ड है या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है? रिक्वायर्ड है, बनाना पड़ेगा। कैसे बनता है वर्किंग नोट? क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस, उसमें 4 चीजें प्लस होती हैं, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, दे रखे हैं कोई डिविडेंड हैं? कहां दे रखे हैं? नीचे 2 डिविडेंड दे रखे हैं, कौन सा लोगे आप लोग? कौन सा अमाउंट लोगे, 39 या 45? डिविडेंड कौन सा लोगे, 39 या 45? 45 बेटा करंट ईयर का डिविडेंड है। प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड, पहले 22 है फिर 23 है। पहले कौन सा साल लिखा है, फिर कौन सा लिखा है? तो पहले वाला डिविडेंड 22 का हुआ और अगले वाला डिविडेंड 23 का हुआ। तो क्लोजिंग डिविडेंड है 45, प्रीवियस ईयर का है 39। तो मैंने कौन सा बताया डिविडेंड आपको? जब प्रपोज डिविडेंड की बात आती है तो प्रीवियस ईयर, जब प्रोविजन फॉर टैक्स की बात आती है तो करंट ईयर। तो इसमें प्रपोज डिविडेंड कौन सा लेना है? प्रीवियस ईयर। क्या प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है इस पूरे क्वेश्चन में? कहीं कहां दे रखा है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में 32 और 28 कौन सा प्लस करके चलोगे आप? 32। करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स लेते हैं तो 28 का क्या करके चलेंगे? पिछले साल के प्रोविजन को हम इनकम टैक्स पेड मानेंगे। क्या मानेंगे? ये निकालते हैं ना बेटा लास्ट में, जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ये कर लेते हैं ना वर्किंग कैपिटल चेंज,
तो लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स पेड, और इसमें इनकम टैक्स पेड क्या मान लेंगे, 28 को, प्रोविजन करंट ईयर का मान लेंगे और पिछले साल को क्या मान लेंगे, इनकम टैक्स पेड। ठीक है, करो पहले वर्किंग नोट बनाओ आप लोग। वर्किंग नोट में बेटा जो जो आइटम प्लस कर सकते हो करो, क्वेश्चन में चेक करके अपने आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को। पहले वर्किंग नोट बनाओ, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा होंगे। क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस, उसमें करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस होगा, प्रपोज डिविडेंड प्लस होगा, ट्रांसफर टू रिजर्व्स प्लस होगा। सारे पॉइंट है बस इंटरिम डिविडेंड को छोड़ के। क्या टाइम हो गया? अब इस क्वेश्चन में बेटे प्रोविजन फॉर टैक्स आपको दे रखा था करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का, ठीक है। और जब टैक्स के बारे में क्वेश्चन कुछ ना बोले तो हम एज्यूम कर लेते हैं करंट ईयर के टैक्स को प्रोविजन जो वर्किंग नोट में प्लस करते हैं, और प्रीवियस ईयर के प्रोविजन फॉर टैक्स को इनकम टैक्स पेड मान लेते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो प्रोविजन बनाया होगा वो इस साल पे किया होगा ना, और इस साल जो प्रोविजन बनाएंगे वो अगले साल पे करेंगे। तो लास्ट ईयर वाले प्रोविजन को हम इस साल क्या मान लेते हैं, इनकम टैक्स पेड, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको इनकम टैक्स पेड क्वेश्चन अलग से नीचे दे दे तो आप प्रीवियस ईयर की फिगर को पेड नहीं मान सकते। फिर क्वेश्चन अगर आपको स्पेशली लिख के दे रहा है कि इनकम टैक्स पेड हमारा ये अमाउंट है, देन हम प्रीवियस ईयर को प्रोविजन नहीं मान सकते, मतलब करंट ईयर को प्रोविजन नहीं मान सकते और प्रीवियस ईयर को पेड नहीं मान सकते। फिर हमें प्रोविजन फॉर टैक्स का ना वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। उस केस में ये जो फंडा है हमारा कि करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स होगा जो वर्किंग नोट में प्लस होना है, और पिछले साल का प्रोविजन इनकम टैक्स पेड माना जाएगा जो ऑपरेटिंग में सबसे लास्ट में माइनस होता है। ये फंडा खत्म हो जाएगा अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में नीचे कुछ दे दिया गया तो, ठीक है। नीचे क्या चीज दे सकता है, नीचे इनकम टैक्स देखो कैसे लिख सकता है, नीचे इनकम टैक्स पेड, एक लैंग्वेज ये लिखता है, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, एक लैंग्वेज ये लिखता है। पेड मतलब आउटफ्लो जो हमने दे दिया, ऑपरेटिंग में सबसे लास्ट में माइनस करते हैं। इनकम टैक्स पेड अगर क्वेश्चन ने नीचे अलग से दे दिया तो आप वर्किंग नोट बनाओ और प्रोविजन कितना है वो निकालो। करंट ईयर की फिगर को आप प्रोविजन नहीं मान सकते, जो वर्किंग नोट में प्लस करना है आपको पहले प्रोविजन फॉर टैक्स का वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। अगर इनकम टैक्स प्रोवाइडेड दे दिया, प्रोवाइडेड का मतलब होता है प्रोविजन, प्रोवाइडेड का मतलब कभी भी बेटा पेड नहीं होता, प्रोवाइडेड मतलब बुक्स में जो बनाया। तो यानी क्वेश्चन ने करंट ईयर का प्रोविजन दे दिया आपको, आप वर्किंग नोट बनाओ और क्या निकालो, पेड। पेड दे दिया तो प्रोविजन निकालना होता है, प्रोविजन निकाल दिया दे दिया तो पेड निकालना होता है। एक चीज देगा, एक आपको खुद निकालनी पड़ेगी। उस केस में आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जिस वर्किंग नोट का नाम है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ठीक है। इसको हम एक क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पढ़ना एक बार, 44 को पढ़ना एक बार। इस 44 में प्रोविजन फॉर टैक्स कितने कितने रुपए का दे रखा है एक बार बताओगे? ओपनिंग बैलेंस 70,000, क्लोजिंग बैलेंस 68,000, ये प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है। अब नीचे क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन कह रहे हैं टैक्स ऑफ ₹53,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी अब हम पिछले साल की फिगर को पेड नहीं मान सकते ना, पेड तो क्वेश्चन ने खुद दे दिया, और करंट ईयर को प्रोविजन में नहीं मान सकते। यानी जो हमारा फंडा था करंट ईयर की फिगर को हम प्रोविजन मान के वर्किंग नोट में प्लस कर देंगे, अब नहीं प्लस कर सकते। अगर इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नीचे है तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो वर्किंग नोट आपका बढ़ जाएगा एक, ठीक है। तो आप कैसे बनाओगे? वर्किंग नोट नंबर 2,
1 तो बेटा आपका वही रहेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने वाला। इसके आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप लिखोगे प्रोविजन फॉर, पहले समझ लो बाद में नोट कर लेना, टैक्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स एसेट साइड में होता होगा या लायबिलिटी साइड में होता होगा? प्रोविजंस कहाँ होते हैं, एसेट्स में या लायबिलिटी में? लायबिलिटी में होते हैं प्रोविजंस। तो लायबिलिटी के बैलेंस कौन से होते हैं? क्रेडिट। तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखा जाएगा। कितना है प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस? 70। तो ओपनिंग इधर लिखेंगे बेटा, क्रेडिट बैलेंस होते तो बाई बैलेंस बीडी 70,000, ये ओपनिंग बैलेंस है यानी पिछले साल का। क्लोजिंग इधर लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी। कितना है टू बैलेंस सीडी? क्लोजिंग बैलेंस। प्रोविजन फॉर टैक्स एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, ये एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट होते हैं। अगर लायबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट होते हैं तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में ही आएगा। एसेट के बैलेंस डेबिट होते हैं, इसलिए एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट में ही आता है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस इधर लिख दिया, क्लोजिंग बैलेंस उधर लिख दिया। अब इसमें क्वेश्चन ने क्या दे रखा है? इनकम टैक्स पेड। अब देखो हम जर्नल से समझेंगे ये उधर आएगा या इधर आएगा। इनकम टैक्स पेड, बताओ पैसा आएगा या पैसा जाएगा? पैसा आएगा। मैं इधर जर्नल एंट्री बना के देखता हूं, पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा ना। अगर कैश जाएगा तो कैश डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? एज पर रियल अकाउंट रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। पैसा जाएगा तो पैसा क्या होगा? क्रेडिट। तो टू कैश, क्योंकि पैसा तो जाएगा। कितना पैसा गया? 53,000। टू कैश किस चीज का गया? मशीन खरीदी है, टैक्स पे किया है ना, तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट। यानी अगर टैक्स पे करना हो तो कहां आएगा इसके? हैं जनरल एंट्री में प्रोविजन फॉर टैक्स क्या हुआ है? डेबिट ना, तो लेजर के कहां आएगा? डेबिट में। टू कैश अकाउंट, टू कैश की जगह टू बैंक कर लो, क्योंकि जनरली टैक्स ना बैंक से ही देते हैं। पेड यानी इनकम टैक्स हमेशा डेबिट में आता है बेटा। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट जब भी बनाओगे इनकम टैक्स पेड कहां डालोगे आप? हमेशा डेबिट में। अब डेबिट का अगर पेड दे रखा है तो क्रेडिट में क्या बचेगा फिर? जो इस साल आपने प्रोविजन बनाया होगा प्रोविजन फॉर टैक्स, उसके लिए आप लिखोगे बाय पीएनएल अकाउंट, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स तो पीएनएल से बनता है ना। बैलेंसिंग वैल्यू कितनी फिगर बच गई बताओगे? 68 और 53 कितना होता है? 1,01,000 नहीं, 1,21,000। 1,21,000 में से वो हटा दो, कितना बच गया? ठीक है, अगर क्वेश्चन पेड ना देके प्रोवाइडेड वर्ड यूज करता, क्या करता? प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड मतलब इस साल का प्रोविजन, तो आप यहां बाय पीएनएल डाल देते और यहां बैलेंसिंग वैल्यू बच जाती पेड। अगर पेड देगा तो प्रोविजन उधर बचेगा, और प्रोविजन देगा तो पेड इधर बचेगा। समझ गए? ये प्रोविजन कहां काम आता है? ये वर्किंग नोट में काम आता है, और ये पेड कहां काम आता है? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे लास्ट में काम आता है। इनकम टैक्स पेड सबसे लास्ट में माइनस करते हो आप लोग, ये वर्किंग नोट वहां काम आएगा। पूरे चैप्टर में यूज होना है बेटा ये। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट आपको बनाना आ सकता है। आप हमेशा ध्यान रखना, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखना प्रोविजन फॉर टैक्स के। अगर आपको प्रोविजन देगा तो पेड निकल जाएगा, पेड देगा तो प्रोविजन निकल जाएगा। चाहिए आपको दोनों ही, वो वर्किंग नोट में चाहिए, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सबसे लास्ट में माइनस करना होता है इसलिए चाहिए। ठीक है, बना लो वर्किंग नोट ये। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 करो।
वर्किंग नोट नंबर 2 बना लो, उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 1 बनाओ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए। सर जो ये 68,000 ये भी तो इस साल ही बना नहीं, ये क्लोजिंग बैलेंस है बेटा। प्रोविजन फॉर टैक्स इज ए एक्यूमुलेटेड अकाउंट। एक्यूमुलेटेड क्या होता है? हर साल जो प्लस होता चला जाता है। आपने ये किया, ये बनाया, अगर पे नहीं करते तो एक्यूमुलेट हो जाता ना। दिस इज क्लोजिंग बैलेंस। अगर आप पे नहीं करते तो प्लस हो जाता ना ये, या कम पे करते, ठीक है। 68 नहीं हो सकता बेटा प्रोविजन, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस। इसके बाद वर्किंग नोट नंबर 1 बनाओ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए। कितना आएगा ये टोटल? यहां लिखोगे आप नेट कैश यूज्ड, माइनस में है ना, पैसा लग गया हमारा इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट कैश यूज्ड हुआ है, ठीक है, आया नहीं है। नेट हमारा ऑपरेटिंग से तो गया है 67,500, राइट। ये बेटे 90% हिस्सा है इस चैप्टर का, तो इस टॉपिक के बाद इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप इसकी घर जाके थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना और कोशिश करना एक क्वेश्चन नंबर ना 47, इसकी ऑपरेटिंग बना के देख लेना बस। क्वेश्चन नंबर 47 है फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ गोपाल। ये गोपाल वाले क्वेश्चन की आप ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना के देख लेना कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बाकी करेंगे।